Hello everyone, welcome to Lukman IS. Today we are going to have the Hindu analysis of 6th September 2020. So let us see which are the important articles in today's The Hindu newspaper. So as it was Sunday, हम देखते हैं कि दो important pages important होते हैं जो हम बोलते हैं कि The Hindu का Sunday का जो edition होता है. Okay, so FAQ page on page number 12 and Science and Technology page on page number 11. So some important articles that appear in साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेज जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और FAQs जो होता है काफ़ी डिटेल में वहाँ पे एनालिसिस होता है, जो पूरे वीक में एक इम्पॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल इशू होता है उसको एनालिसिस किया जाता है. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड देम वन बाय वन. हमने देखा था पिछले वीक में GST का जो इशू है काफ़ी डिस्कस हुआ डिटेल में. सो उसका एक कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस एक ही आर्टिकल में मिल जाता है. ठीक है, अगर आप कोई भी इशू मिस आउट करते हैं पूरे वीक में, then you can find the complete analysis in this article. Okay, so yes, very good article. What is the GST compensation due to states? तो उसमें सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि बेसिक्स क्या है, what is the given under the law, GST law जो है Constitutional Amendment Act, and then what the states are let's say arguing. जो अभी से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो दो ऑप्शंस दिए थे स्टेट्स के लिए, तो उसके लिए स्टेट्स का क्या ओपिनियन है वगैरह वगैरह, वो सारा पूरा एनालिसिस किया हुआ है. Fine. So let us try to take input from this article in detailed manner. Okay. So here we have taken some notes from that article. Let us try to understand them. Okay. So recently there was 41st meeting of GST Council that was let's say happened in on 27th August. In this meeting, Finance Minister stated that GST compensation fund was projected to face shortfall of about 2.35 crore. तो ये जो है ये इतना शॉर्टफॉल होगा जीएसटी कंपेंसेशन जीएसटी रेवेन्यू का. फाइन. तो सजेस्टेड टू बोरोइंग ऑप्शंस दैट स्टेट्स कुड चूज फ्रॉम टू ब्रिज द शॉर्टफॉल. ठीक है, तो ये कंपेंसेशन, तो इसके बेसिक्स हम जान के लेते हैं कि व्हाट इज जीएसटी कंपेंसेशन. सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था, 101st. ठीक है. So this amendment act brought the GST reforms, let's say changes in our constitution. The taxation powers of states and central government changed because of this, and this law created the mechanism for levying the nationwide GST. अब ये GST law में एक major उन्होंने insert किया था to compensate the states for loss of revenue arising out of implementation of GST. तो ये compensation वाला जो issue है उसके रिगार्डिंग ये सारा अभी जो चल रहा है आर्टिकल दिया गया है. While the states would receive the SGST, state GST component of the GST, and share of IGST, integrated GST, तो जो interstate transport of goods and services होता है उसमें IGST जो लगता है, it was agreed that revenue shortfalls arising from the transition to new indirect tax regime would be made good from the pooled GST compensation fund for a period of 5 years. अब ये जो है वो 2022 तक चलने वाला था, तो पहले 2 साल तक वो अच्छे से कंपेंसेशन मिला और वो एक्सेस में था जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूज़ कर लिया. ठीक है, बट अभी तो 3rd ईयर जो चल रहा है राइट नाउ, बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडमिक एंड लॉकडाउन एंड सब्सिक्वेंट इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन इन आवर इकोनॉमी, ये जो रिवेन्यू जीएसटी रिवेन्यू शॉर्टफॉल हो चुका है, और उसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट इज फेसिंग प्रॉब्लम्स इन कंपेंसेटिंग दोज स्टेट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन दैट दे आर हैविंग हियर. ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग अभी उन्होंने 2 ऑप्शन दिए हैं. तो कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए कि कॉर्पस जो है अभी इस साल का कितना है कंपेंसेशन जो है. नाउ दिस कंपेंसेशन वाज लेट्स से फंडेड थ्रू कंपेंसेशन फंड जो है वो इन टर्न कंपेंसेशन सेस जो लिवी किया जाता है डीमेरिट गुड्स. तो डीमेरिट गुड्स जैसे टोबैको है या फिर लीकर है, ये सारी जो चीज़ें होती है तो उसमें डीमेरिट गुड्स में दिया जाता है. तो उनके ऊपर ये कंपेंसेशन सेस जो है एडिशनल लिवी होता है, और उससे जो भी रिवेन्यू आएगा उससे जो स्टेट्स को कंपेंसेशन दिया जाएगा. फाइन. सो ये सेक्शन 7 ऑफ जीएसटी एक्ट 2017 जो है वो बोलता है. अब ये इसमें एक प्रोविजन दिया गया था दैट इट इज डन एनुअली बाय प्रोजेक्टिंग ए रेवेन्यू अजम्पशन बेस्ड ऑन 14% ऑफ कंपाउंडेड ग्रोथ फ्रॉम बेस ईयर्स. ठीक है, तो ऐसा बोला गया है कि अज्यूम किया गया है कि हर एक स्टेट का रेवेन्यू ग्रोथ जो है उस साल के बाद 14% एंड अबव होगा. अब उसके बीच में जो भी लॉस मिलता है, उनको लॉस होता है, ठीक है, वो उनको कंपेंसेट किया जाएगा.
ठीक है, अगर 14% के नीचे अगर होता है रेवेन्यू तो जनरेशन, तो वो उनको कंपेंसेट किया जाएगा. फाइन. सो दिस वाज द प्रोविजन. एंड नाउ द सेंटर हैज आल्सो कंटेंडेड दैट द प्रोजेक्टेड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस साल के लिए रेवेन्यू शॉर्टफॉल जो है वो 3 लाख करोड़ है, और विथ कंपेंसेशन फंड एक्सपेक्टेड टू हैव ओनली 65 करोड़ रुपीज़. ठीक है, तो ये जो हम बोलते हैं 2.35 लाख का जो रिमेनिंग पार्ट है शॉर्टफॉल, नाउ ओनली आउट ऑफ दैट ओनली 97,000 करोड़ is the deficit arising out of GST implementation, and the remaining 1.3 lakh crore attributes to the act of God, that is COVID-19 pandemic. Now recently the finance minister announced that ये COVID-19 की वजह से हुआ है, which is the act of God. Now this is not mentioned in the act. तो ये जो ओरिजिनल लॉ जो है हम बोलते हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने बोला कि हम इसको पे नहीं करेंगे, रादर आपने खुद ही बोरो करके वो लेना चाहिए, आपको वो हम 2 ऑप्शन देते हैं, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है स्टेट्स को. फाइन. सो हाउ द बोरोइंग इज गोइंग टू वर्क हियर, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर. अभी देखते हैं कि कौन क्या ऑप्शंस होते हैं, वर्कआउट होते हैं. 7 दिन का टाइम दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने. देयर आर 2 ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन एंटेल दैट स्टेट सेलिंग डेट सिक्योरिटीज इन द मार्केट टू रेज द 97,000. ये जो 97,000 जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो डेफिसिट है अराइजिंग आउट ऑफ जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन. फर्स्ट ऑप्शन बोलता है कि आप सिर्फ उतना ही रेज कीजिए, बोरो कीजिए मार्केट से, एंड द सेंटर विल एंडेवर टू कीप द इंटरेस्ट रेट कॉस्ट ऑन दिस एट और क्लोज टू द यील्ड ऑन जी सिक्योरिटी. ठीक है, जी सिक्योरिटी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स होते हैं, तो उनको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल ट्राई कि उनके इतना ही इंटरेस्ट रेट उनको मिले. इन द इवेंट ऑफ कॉस्ट बीइंग द हायर, बियर द पार्ट ऑफ डिफरेंस थ्रू सब्सिडी. तो अगर ज़्यादा होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देगा. ठीक है, उसके ऊपर एडिशनल जो होगा. नाउ द एडिशनल बोरोइंग बाय द स्टेट्स विल नॉट बी अकाउंटेड फॉर एज द पार्ट ऑफ स्टेट्स डेट फॉर द पर्पज ऑफ ओवरऑल डेट कैलकुलेशन. तो ये जो बोरोइंग होगी तो वो स्टेट का डेट कैलकुलेट करते वक्त उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा. एंड द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन दिस बोरोइंग विल बी डन फ्रॉम द कंपेंसेशन फंड बाय एक्सटेंडिंग द पीरियड ऑफ सेस कलेक्शन बाय बियॉन्ड 2022. नाउ दिस लुक्स द फिजिबल ऑप्शन. हम बोल सकते हैं कि कंपेंसेशन फंड के थ्रू ही प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रेट पेमेंट रीपेमेंट किया जाएगा, दोनों भी है. कैसे पे किया जाएगा? बाय एक्सटेंडिंग दिस डेडलाइन, जो 5 साल की डेडलाइन थी उसको एक्सटेंड किया जाएगा. फाइन. तो ये फर्स्ट ऑप्शन है. अंडर सेकंड ऑप्शन, द स्टेट्स कैन सेल द डेट इन द मार्केट टू रेज एंटायर 2.35 लाख करोड़ शॉर्टफॉल, बट विद द टर्म्स ऑफ बोरोइंग बीइंग लेस फेवरेबल. तो यहाँ पे क्या है टर्म्स ऑफ बोरोइंग लेस फेवरेबल? जैसे कि इंटरेस्ट कॉस्ट जो है दैट वुड हैव टू बी बोर्न बाय द स्टेट्स with only principal being serviced by the compensation fund. तो प्रिंसिपल जो है वही कंपेंसेशन फंड से मिलेगा, जो भी इंटरेस्ट रेट होगा वो स्टेट्स को पे करना पड़ेगा. फाइन. सो दीज आर 2 ऑप्शंस. नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग, हाउ द स्टेट्स एंड सेंट्रल एग्री टू दीज टर्म्स. ठीक है, तो स्टेट्स का क्या इसमें मानना है? सेवरल स्टेट्स इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल, केरला, पंजाब, तमिलनाडु, especially those states which are having some different parties in power except BJP, जो states में है, they have rejected these options. They say that states have already suffered severe losses in revenue in the wake of pandemic, and also they are at forefront to battle or let's say face this COVID-19 pandemic on the ground. तो वो उनका मानना है कि सेंटर ने उनको मदद करनी चाहिए. फाइन. At the same time, any additional borrowing by it would have, let's say, deleterious macroeconomic consequences. तो ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था. However, the states are arguing that जो भी सोवरिंग रेटिंग एजेंसी होती है, ठीक है, दे कंसिडर द पब्लिक डेट आज क्यूमुलेटिव डेट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और स्टेट गवर्नमेंट का, दोनों का मिलके जो है पब्लिक डेट कहा जाएगा. तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर स्टेट्स भी बोरो करते हैं या सेंट्रल बोरो करते हैं. ऐसे आर्गुमेंट्स उन्होंने दिए हैं. फाइन. सो यस, वी कैन टेक इनपुट फ्रॉम दिस. ऐसे क्वेश्चन बेसिक भी हो सकता है या फिर बाकी क्वेश्चन अगर जीएसटी से आता है क्या इश्यूज है तो इससे लेना चाहिए.
व्हाट इज जीएसटी कंपेंसेशन, हमने जो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे डिस्कस किया है बेसिक्स, डिस्कस द रिसेंट इश्यूज रिगार्डिंग जीएसटी कंपेंसेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट्स। तो ये जो इशू हुआ है कि शॉर्टफॉल कैसे हुआ है, कितने अमाउंट का हुआ है, how the central government is putting forward the two options, and then what are the concerns of the states regarding these two options. Fine, yes, we'll have follow up on this let's say GST compensation issue in coming lectures. Next article, it is talking about is the COVID-19 setting off the bradykinin storm in the body. तो cytokinin storm के बारे में तो हमने पढ़ा था. Now the new term has emerged here in the analysis or understanding how this COVID-19 affects the human body, or we can say that how it increases the morbidity especially. तो COVID-19 का ये जो बात हो रही है ब्रैडिकिनिन स्टॉर्म की, ठीक है. तो क्या होता है एक्चुअल में, यहाँ पे देख सकते हैं आप. ब्रैडिकिनिन इज द कंपाउंड दैट इज रिलेटेड टू पेन सेंसेशन, लोअरिंग ब्लड प्रेशर इन द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, ये दो काम करता है कि पेन सेंसेशन से रिलेटेड है और लोअरिंग ब्लड प्रेशर. So according to researchers, SARS virus or SARS-CoV virus uses the human enzyme called ACE2 like a Trojan horse to sneak into the cells of its host. ये हमने पिछले lectures में और editorial discussion में भी काफ़ी डिटेल में पढ़ा है. Fine. So ACE2 lowers the blood pressure in the human body and works against another enzyme known as ACE, which has the opposite effect. तो ACE और ACE2 जो है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट जो है उनका काम है. ठीक है. सो व्हाट हैपन्स नाउ व्हेन दे लेट्स से द वायरस एंटर्स, virus causes the levels of ACE to fall in the lungs and consequently pushed up the levels of ACE2. ACE2 का नंबर बढ़ा देता है, अमाउंट बढ़ा देता है और ACE कम हो जाता है. As a chain reaction, this increases the levels of molecule called as bradykinin या जो कंपाउंड है in the cells, causing the bradykinin storm. Now ये जो bradykinin होता है, this causes the blood vessels to expand and become leaky, leading to swelling of surrounding tissue. This is the one issue, first issue. ठीक है, कि blood vessels को expand करके leak कर देता है. Second, in addition to levels, the substance called hyaluronic acid, ठीक है, तो hyaluronic acid जो है, this absorbs more than 1000 times its own weight in water. अब ये जो है substance, it creates hydrogel और gel like structure in the cell, और उसकी वजह से क्या होता है, this substance prevents oxygen uptake and carbon dioxide in the lungs of severely affected COVID-19 patients. तो ये उसका इम्पैक्ट है, ऐसा एक नया रिसर्च बोल रहा है. एंड इट इज सेइंग दैट द ड्रग डेवलपमेंट एंड वैक्सीन डेवलपमेंट शुड रीपर्पस अलोंग दिस स्टडी. ठीक है. सो यस, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, COVID-19. नेक्स्ट, how African Sahara amplified a drought in the Asia. Now the article is saying that Southeast Asia में जो है एक मेगा ड्रॉट आया हुआ था. कब? 4000 से 5000 साल पहले. ठीक है. और उसकी वजह से देयर हैज़ बीन डिस्प्लेसमेंट, इमिग्रेशन फ्रॉम दैट रीजन, और बहुत सारे ऐसे सिविलाइजेशंस थे वो वहाँ से हम बोल सकते हैं फेज आउट हुए हैं, या हम बोल सकते हैं कि जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, या जो मेसोपोटामिया जो है वहाँ पे जो एम्पायर था इस टाइम पे, this has been impacted because of this mega drought. ठीक है. तो climatic conditions changes in the we can say that climatic condition during that time. तो ये researchers ने कैसे study किया हुआ है वहाँ पे देख सकते हैं. Researchers has now told the story behind this mega drought by understanding let's say stalagmite samples from the caves in Laos and examine the oxygen, carbon isotopes and metals. Stalagmites क्या होते हैं? Stalagmites, stalactites and pillars, these are depositional features of ground water. या फिर हम बोलते हैं कि जो ग्राउंड वाटर का वर्क होता है लाइमस्टोन एरिया में. ठीक है. तो उस एरिया में डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होते हैं. स्टैलेग्माइट जो है ग्राउंड के ऊपर से ऐसे तैयार होते हैं. स्टैलेक्टाइट्स आर हैंगिंग फ्रॉम द रूफ टॉप एंड व्हेन दे मीट ईच अदर दे फॉर्म पिलर्स. ठीक है. तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हमें पता है. फाइन. ग्राउंड वाटर का.
सो केव्स में से उन्होंने स्टैलेग्माइट का सैंपल लेके स्टडी किया है. द डेटा सजेस्टेड दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड सहारा स्टार्टेड लूजिंग इट्स वेजिटेशन. तो अभी जो सहारा डेजर्ट है वहाँ पे वेजिटेशन था पहले, एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड द वेजिटेशन स्टार्टेड टू लेट्स से रिड्यूस इन दैट एरिया, एंड रिड्यूस प्लांट ग्रोथ लेड टू इंक्रीज्ड एयरबॉर्न डस्ट which cooled the Indian Ocean, shifted the atmospheric circulation patterns, and caused a condition similar to today's El Nino events. तो हम देखते हैं कि एल नीनो इवेंट्स टुडे दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस, क्लाइमेट चेंज हो या फिर ग्लोबल वार्मिंग हो, या फिर हम इंस्टेड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न्स और लेट्स से चेंजिंग टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ ओशंस एंड द एटमॉस्फेयर. तो वो जो एस्पेक्ट है, ऐसा जो एल नीनो वाला जो सिचुएशन है तब तैयार हुआ था, ऐसा वो बोल रहे हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंड इज सहारा का जो वेजिटेशन है वो चला गया है, और उसके बाद मेगा ड्रॉट यहाँ पे भी आया था. कहाँ पर? साउथ ईस्ट एशिया में. फाइन. अल्टीमेटली लेड टू लार्ज रिडक्शन इन मॉनसून मॉइस्चर अक्रॉस द साउथ ईस्ट एशिया दैट लास्टेड फॉर मोर देन 1000 years. Also, previous studies have shown that demise of Green Sahara also caused the collapse of Akkadian Empire of Mesopotamia and deurbanization of Indus Valley civilization. So we know that this is also the reason behind, let's say, deurbanization of Indus Valley civilization. तो वो एक reason है, climate change हम बोलते हैं उसमें. This mega drought period also brought about many lifestyle changes in the mainland Southeast Asian countries. जैसे it introduced the nucleated village agrarian life way. ठीक है, तो village agrarian life way वहाँ पे introduce हुआ है after that. We also know that अगर हमारी history देखते हैं तो this was the urban Indus Valley civilization was urban in nature, and after that came the Aryan period, or we can say Vedic period, which is completely rural civilization. तो ये हम aspect देते हैं कि changes in let's say lifestyle, ठीक है, तो urban से rural हो चुका था, ये हम जानते हैं हमारे यहाँ पे भी. Fine. Yes, so this is again we have to know about this study कि geography और environment से related. Yes, so next article regarding IR. Recently the US announced sanctions on the 2 officials of ICC, International Criminal Court at Hague. ठीक है, तो नेदरलैंड का जो कैपिटल है हेग, वहाँ पे ICC का हेडक्वार्टर है. वहाँ के जो 2 प्रोसिक्यूटर्स थे तो उनके अगेंस्ट यूएस ने सैंक्शंस दिए हैं. अब वो सैंक्शंस क्यों दिए हैं? उनका मानना है कि दीज दे हैव लेट्स से दे आर करप्ट ऑफिशियल्स, ऐसा उनका बोलना है कि करप्शन किया है उन्होंने इन द इन्वेस्टिगेशन इनटू अलिज्ड क्राइम्स ऑफ यूएस फोर्सेस एंड सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी इन अफगानिस्तान सिंस 2003. तो उसके अगेंस्ट केस चल रहा है और उस इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने करप्शन किया है, ऐसा मतलब यूएस का मानना है, वो सैंक्शंस थे. So, but this decision has been criticized by every, let's say, multilateral institutions including UN, EU और 10 non-permanent members UNSC के जो है, and including UK and France जो permanent members हैं, as well as several international human rights agencies. This is the setback to the international rule-based multilateral order. हम बोलते हैं कि ये जो institutions है, they represent the multilateralism, rule-based order, and any unilateral actions is, we can say that, setback to such order. US action is seen as another blow to the multilateralism. In past few years, Trump administration has walked out of several UN agencies and international agreements. तो आपको ये भी पता होने चाहिए, UNHRC एक है, दूसरा है यूनेस्को, तीसरा है पेरिस क्लाइमेट समिट, और चौथा है ये ईरान न्यूक्लियर डील जो हुआ था, P5+ जर्मनी प्लस जो P5+ जर्मनी का जो था. ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने यूनिलैटरल 2018 में वापस ले लिया था, एंड अगेन दे पुट सैंक्शंस ऑन ईरान. सो these are, we can say that, blow to the multilateralism from last few years. About the International Criminal Court, this is for prelims examination, very important exam, let's say information. 3 कोर्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. कौन से कोर्ट्स है? ICJ, which is Court of United Nations. दूसरा है ICC, ये जो क्रिमिनल कोर्ट है, और दूसरा है PCA, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन.
ठीक है, और दोनों में डिफरेंसेस भी आपको पता होने चाहिए, तीनों में कौन से है। जैसे ये आईसीजे होता है तो वो सिविल केसेस के बारे में है, ये क्रिमिनल केसेस के बारे में है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हम जानते हैं कि जहाँ पे आर्बिट्रेशन और निगोशिएशंस किए जाते हैं बाय लेट्स से आर्बिट्रेटर्स। सो दीज आर हैविंग डिफरेंट यूजेस। वो तीनों के तीनों जो है वो हेग में लोकेटेड है, नेदरलैंड्स। हाउएवर दिस फर्स्ट एंड थर्ड इज लोकेटेड इन पीस पैलेस, okay, but ICC is not located in Peace Palace. This basic information you should know about, difference जो है उनमें। Fine, so this is governed by a treaty called Rome Statute, ठीक है। तो ICC जो है रोम स्टैट्यूट बोलते हैं, उसके स्टैट्यूट के द्वारा वो क्या हो सकता है, हम बोल सकते हैं कि इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2002, ठीक है। So headquarter Hague, Netherlands. Rome Statute grants ICC jurisdiction over 4 main crimes जो है genocide, crimes against humanity, war crimes और crimes of aggression, ठीक है। ये मेन 4 crimes हम बोल सकते हैं। रशिया, चाइना और इंडिया ये तीनों मेंबर नहीं है, ठीक है। So they never signed or ratified this statute. ICC is also not United Nation organization, UN का नहीं है, ठीक है। तो ICJ जो है वो UN का इंस्टीट्यूशन है, जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, बट ICC डज नॉट हैव इट्स ओन पुलिस फोर्स एंड एनफोर्समेंट बॉडी। ओके, सो डिपेंड्स ऑन द टू पार्टीज टू इम्प्लीमेंट द वर्डिक्ट ऑफ ICC। व्हाई इंडिया डिड नॉट रेटिफाई, ये आपको मेंस के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज द क्रिमिनल कोर्ट एंड अनलाइक द ICJ विच इज लेट्स से सिविल मैटर्स, डील्स विद सिविल मैटर्स। तो ये एक एस्पेक्ट है। इंडिया सेड दैट स्टैट्यूट गेव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ए रोल इन टर्म्स दैट वायलेट्स द इंटरनेशनल लॉ बाय गिविंग द पावर टू रेफर केसेस टू ICC। तो वो कहीं ना कहीं हमें सही नहीं लगा है, इसलिए हमने वो एक्सेप्ट नहीं किया। दिस इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, वी कैन से दैट। हाउएवर ICJ जो है और PCA हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, यस। तो ये आर्टिकल इसलिए लिखा गया है कि दिस इज ब्लो टू द मल्टीलैटरलिज्म एंड दैट्स व्हाई दैट इज इम्पॉर्टेंट। एट द सेम टाइम प्रीलिम्स के लिए ये इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है। सो फॉर प्रीलिम्स वी कैन हैव सच काइंड ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन हियर। सो ICC रोम स्टैट्यूट, यस इट इज गवर्न्ड बाय रोम स्टैट्यूट। हेडक्वार्टर यहाँ पे देखिए आपको पीस पैलेस लिखा जाएगा, सो दिस इज रॉन्ग। आपको पता होता है कि सिर्फ हेग में लोकेटेड है, तो आप मे बी पीस पैलेस को भी राइट कर देंगे। सो दिस वी हैव टू बी केयरफुल हियर। इंडिया साइंड एंड रेटिफाइड, तो ये साइन भी नहीं किया हुआ है और रेटिफाई भी नहीं किया हुआ है, सो दैट्स व्हाई 1 ओनली इज द आंसर। फाइन, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल। Blooded in the battle and fighting in the shadows. So article is talking about how the SFF, Special Frontier Force, was let's say established in aftermath of 1962 India-China war by let's say Intelligence Bureau of India, जो IB है हमारा। Initially it was named as Establishment 22, ठीक है। ये कोवर्ट आउटफिट विच रिक्रूटेड द टिबेटन एग्जाइल्स, जो माइग्रेट होके इंडिया में आए थे टिबेटन, तो उनके जो जवान्स थे वो, और आज जो है वो गोरखास और वो सब मिक्सचर है उनमें। सो दे वेर लेट्स स्पेशली ट्रेंड कमांडोज, ठीक है। तो वो उनको गुरिल्ला टैक्टिक्स पता होती है, या फिर वो माउंटेन वो रीजन से काफ़ी हम बोल सकते हैं कि फैमिलियर होते हैं। फाइन, so this was established as Establishment 22, subsequently renamed as SFF, and now it falls under Cabinet Secretariat. Now this does not fall under Home Ministry, does not fall under let's say Ministry of Defense, rather it is under Cabinet Secretariat. Okay, so we can say that ये एक इंटेलिजेंस एजेंसी का जो बोलते हैं ना, कि हम जो कमांडो मूवी देखते हैं, या फिर हम टाइगर जो है सलमान खान की मूवी, तो रॉ का जैसे एजेंट होता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि वैसे है, बट दे आर ट्रेन्ड लाइक लेट्स से मिलिट्री ऑफिसर्स और आर्म फोर्सेस। फाइन, यस। ऑन द ग्राउंड इट इज हेडेड बाय इंस्पेक्टर जनरल हु इज एन आर्मी ऑफिसर ऑफ द रैंक मेजर जनरल। यूनिट्स कंप्राइजिंग SFF आर नोन एज विकास बटालियन, ठीक है। तो कुछ ऐसे टिपिकल इंफॉर्मेशन जो है प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। SFF यूनिट्स आर नॉट पार्ट ऑफ आर्मी बट फंक्शंस अंडर द ऑपरेशनल कंट्रोल,
ठीक है, तो दे आर नॉट पार्ट ऑफ आर्मी, उनका सेपरेट बटालियन होता है, बट दे ओवरऑल वर्क अंडर द ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ आर्मी. फाइन. So this kind of let's say question can be asked in prelims examination. तो ये हमें पता है आईबी ने रेज किया हुआ बटालियन है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. इट फॉल्स अंडर परव्यू ऑफ यूनियन होम मिनिस्ट्री. नो, इट फॉल्स अंडर कैबिनेट सेक्रेटरिएट. ठीक है, तो ये हमें अभी देखा. सेकंड, एसएफए यूनिट्स आर नॉट पार्ट ऑफ आर्मी, तो ये बराबर स्टेटमेंट है, राइट. So 1 and 3 is the correct answer. Moving on to next 13th amendment. Now again on page number 12. तो अभी जो recently elections हुए, presidential elections in Sri Lanka, and now the new government tries to let's say amend its constitution. तो 13th amendment काफ़ी न्यूज़ में रहता है जब भी श्रीलंका की बात होती है, constitution की बात होती है. तो this is amendment to Sri Lankan constitution, 13th amendment. So this is the outcome of Indo-Sri Lanka Accord in 1987 signed by राजीव गांधी. ठीक है, तब प्राइम मिनिस्टर जो थे, तो उन्होंने जो है श्रीलंका में जो एथनिक कन्फ्लिक्ट हो रहा था या सिविल वॉर हो रहा था उसको स्टॉप करने के लिए उन्होंने बोला था कि आप उनको ऑटोनॉमी दीजिए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुला जो है, जिसको हम बोलते हैं जाफना पेनिनसुला, देयर तमिल पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है, बट दिस इज़ माइनॉरिटी इन श्रीलंका. सिनालीज इज़ द मेजॉरिटी. वो जो बुद्धिस्ट हम बोल सकते हैं सेक्ट है, तो वो ज़्यादा पॉपुलेशन है. तमिल इज़ द माइनॉरिटी एंड वो उनमें सिविल वॉर हुआ था उनके राइट्स के लिए एंड ऑल दिस थिंग्स. तो अगर आपको ज़्यादा कुछ जानना है तो मद्रास कैफ़े जो है काफ़ी अच्छा मूवी था जॉन अब्राहम का. मैं जब भी आपको जब टाइम मिलेगा तो आप ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छे डिटेल में उनमें बताया हुआ है कि क्या हुआ था. फाइन. सो यस, सो सिविल वॉर जब हुआ था उसके बाद में ये अमेंडमेंट उन्होंने किया था फॉर पीस प्रोसेस. वी कैन टॉक अबाउट दैट. 13th amendment which led to creation of provincial councils assured a power sharing arrangement to enable all nine provinces in the country including Sinhala majority areas to self govern. ठीक है, जैसे कि सेल्फ गवर्नमेंट का उन्होंने प्रॉमिस किया था थ्रू दिस 13th अमेंडमेंट. सब्जेक्ट सच एज एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर. जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स है जहाँ पे हम बोलते हैं कि एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, ये लैंड, पुलिस, ये स्टेट गवर्नमेंट का अंडर आते हैं ना सारे जो सब्जेक्ट्स है स्टेट लिस्ट के. तो वैसे ही उनको बोला गया था 13th अमेंडमेंट. However, let's say these provisions were not implemented in spirit, especially police and land. These subjects were never implemented. Now, the 13th Amendment represents the only constitutional provision on the settlement of long pending Tamil question in Sri Lanka. तो उसमें अगर कोई भी चेंज अगर किया जाता है अभी न्यू गवर्नमेंट के द्वारा, so that will be problematic, and that's why we can say that India's interests are also there, as a huge amount of Tamil population lives in Sri Lanka, and Tamil Nadu, which is having some kind of influence in the foreign policy towards let's say Sri Lanka या India Sri Lanka relations के दो. फाइन. सो यस, विल सी इन द फॉलो अप. बट ये प्रीलिम्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि द 13th अमेंडमेंट इज that can 13th amendment which is seen in news frequently is related to which of the following country. ठीक है, तो कंट्रीज के नाम दिए जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए श्रीलंका. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. यस, सो काफ़ी अच्छा ये सिस्टम है. और ओडिशा के जो ट्राइबल पीपल होते हैं दे फोकस ऑन लेबर कोऑपरेटिव्स. ओके, सो दिस कैन बी यूज्ड इन योर एसे पेपर या फिर ज्योग्राफी में या ऑप्शनल सब्जेक्ट हो या कोई ऐसा जहाँ पे होता है कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती है या हम बोलते हैं कि एग्रीकल्चर लेबर की जो डिस्ट्रेस की बात होती है जो अवेलेबल नहीं होता है, तो वहाँ पे ये एग्जाम्पल देना चाहिए. ठीक है, कि हाउ सम ट्राइबल पीपल आर एबल टू लेट्स से पूल देयर लेबर इन द विलेजेस एंड हेल्प ऑल द लेट्स से हाउस होल्ड्स इन द विलेज to have let's say or the practice this agriculture. तो स्पेशली डोंगरिया खोंड जो ट्राइब है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब PVTG,
who live in states Niamgiri Hills. अब ये जो नियामगिरी हिल्स जो था, ये डोंगरिया खोन ट्राइबल कम्युनिटी, दिस वाज इन न्यूज़ 5 to 6 years ago बिकॉज ऑफ माइनिंग इशू, ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था वो नियामगिरी हिल्स में. So range rising about let's say 4 to 4,500 feet above sea level, practice at least 10 types of cooperative labor sharing, ठीक है, विद इन द कम्युनिटी. तो ये स्टीप हिल्स पे फार्मिंग होता है तो ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, और वो एक सिंगल फैमिली में वो उतना लेबर नहीं होता है. सो दैट्स वाई दे पूल द लेबर्स ऑफ द विलेज, ठीक है. तो ये उनको अलग अलग नाम दिए गए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, सहाबाती सिस्टम. सो ऑल डोंगरिया हाउसहोल्ड्स ऑफ द विलेज वर्क इन टर्न्स फॉर अ डे ऑन द लैंड ऑफ वन विलेजर. सो दिस इज कॉल्ड एज सहाबाती सिस्टम. सारे के सारे लोग एक ही पर्सन के लेट्स से फार्म पे जाके काम करेंगे एक दिन के लिए, उसको सहाबाती सिस्टम बोला गया है. या फिर पुंडाबाती सिस्टम, तो 10 से 15 लोग जाके वहाँ पे काम करेंगे कम्युनिटी के, जब काम कम होता है तो फाइन. या फिर दासी बाती सिस्टम, कोऑपरेटिव ऑफ यंगर अनमैरिड गर्ल्स फ्रॉम द विलेज, तो उनको सॉफ्ट काम दिया जाता है, जैसे लेस स्ट्रेनस बट टीडियस वर्क सच एज वीडिंग, फेंसिंग ऑफ फील्ड्स, क्लीनिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, जो लेस स्ट्रेनस काम होता है. और उसके अगेंस्ट काउंटर पार्ट जो होते हैं दंगाबाती सिस्टम, यंग बैचलर्स, they are required to take work such as felling of trees, hoeing, carrying of logs, digging pits. तो थोड़ा सा हार्ड वर्क होता है, हम बोल सकते हैं दंगाबाती, ठीक है, सॉरी दंगड़ाबाती. दिस इज द सिस्टम, यंग बैचलर्स. और दातुराबाती जो होते हैं ओल्डर मैन के लिए है. फाइन. सो दिस इज द, वी कैन से दैट स्पेशल यूनिक टू दिस ट्राइबल ग्रुप्स कोऑपरेटिव लेबर शेयरिंग. फाइन. सो यू कैन यूज दिस एज अ एग्जाम्पल इन योर एसे पेपर, जहाँ पे भी आपको बताना है कि कोऑपरेटिव लेबर जो है कैसे यूजफुल हो सकता है विलेज लेवल पे. सो यू कैन गिव दैट एग्जांपल. फाइन. सो these were the important articles from today's The Hindu newspaper. Try to take input for our examination. For further information on editorial discussion classes wherein in-depth analysis of all men's related issues is done by Ansari sir and team, you can contact Lukman IAS. Thank you.